नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके हम मामा हैं भाग 2। भाग 1 आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज उसी का भाग 2 है। तो क्यों ना हम समय को ज़्यादा बर्बाद ना करें, आगे बढ़ते हैं कि हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा था श्री शरद जोशी जी द्वारा रचित जिसके हम मामा हैं पाठ में। अभी तक हमने पढ़ा कि एक सज्जन व्यक्ति जो वाराणसी पहुँचे और वाराणसी स्टेशन पर उतरते ही वहाँ पर उन्हें एक मुन्ना नाम के लड़के ने भांजा बनकर उन सज्जन मामा जी को प्रणाम किया। और बच्चों, सज्जन रूपी मामा जी ने भी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने गए। और उसके बाद कहाँ गए? वो मंदिर गए। वाराणसी घूमने के बाद वे गए गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट। लेकिन जब वह गंगा जी में नहा के बाहर निकले तो क्या हुआ? सज्जन जी का सारा सामान गायब था। ना वहाँ पे उनके कपड़े थे, ना उनके कोई भी सामान था, और ना ही वहाँ पे मुन्ना थे। अब जब वह बाहर निकले तो वह तौलिया लपेटे हुए मुन्ना को यहाँ से वहाँ ढूंढते रहे और सबसे पूछते रहे, क्या आपने मुन्ने को देखा है? उसके बाद आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए बच्चों हम पाठ के अगले भाग की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना उनके परिचय प्राप्त किए हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो पुनः हम अपने लेखक का श्री शरद जोशी जी का परिचय प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम आगे की गतिविधि को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपके सामने हैं हमारे श्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया है। किस माध्यम से गहरा प्रहार किया उन्होंने? व्यंग्य के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है, यह तो आपने पहले अंक में समझ ही लिया है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में ये तीखी चोट करते हैं, ये तो अभी हमें आगे के अंक में पता चलेगा। उनकी रचनाएं एक गधा उर्फ अलादाद खां तथा अंधों का हाथी आपके नाटक हैं। याद कीजिएगा, उनके नाटक कौन से हैं? एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, इनके व्यंग्य संग्रह है। आपको सन 1990 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपका निधन 5 सितंबर सन 1991 में हुआ था। ये है हमारे श्री शरद जोशी जी का परिचय। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हम पहुँचे थे कि हमारे सज्जन रूपी मामा जी जब गंगा जी में नहा कर बाहर निकले तो उनके सारा सामान लेकर उनके मुन्ना रूपी भांजे जी कहीं गायब थे और वह तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। उसके बाद आगे क्या हुआ, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके आगे पाठ का वाचन करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, पाठ का वाचन करने से पहले हम कठिन शब्द से निवारण करते हैं। पहले हम आपको कठिन शब्द से निवारण करवाएंगे, उसके बाद हम आपके सामने पाठ का वाचन करेंगे, क्योंकि जब तक हम कठिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, हम लेखक के संदेश को या उनके संकेत को नहीं समझ पाएंगे। पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्द हैं वोटर, उम्मीदवार, एमपी, प्रजातंत्र, शख्स, पेटी, नज़र।
वोटर का अर्थ है वोट देने वाला, उम्मीदवार, पद विशेष का प्रार्थी। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनता का शासन। शख्स, एक व्यक्ति। पेटी, बक्सा, नजर, दृष्टि। ये हमारे पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द हैं। अब बच्चों हम चलते हैं पाठ की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले अंक में हमारे सज्जन रूपी मामा जी अपने मुन्ना को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे लेखक क्या कहते हैं, तो हम शुरुआत कहते हैं एक कदम पीछे या एक लाइन पीछे कि वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों पे गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार। होने वाला MP, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों भाई साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। इसीलिए बच्चों जब इस पाठ का वाचन किया हमने, तो अब आपको समझ में आया कि लेखक अपने व्यंग्य के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते थे। आखिर उन्होंने वो तीखी चोट कहाँ पर मारी? बिल्कुल सही, वोट पर। हमारे उम्मीदवार, चुनाव का जब मौसम आता है तो हर तरफ कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और फिर आपके अपने बन जाते हैं और फिर हम उनको अपना मान लेते हैं, उनके साथ चल देते हैं। और जहाँ चुनाव का मौसम ख़त्म हो जाता है, वो भी ऐसे चले जाते हैं जैसे हमारे मुन्ना जी चले गए। और फिर हम कहाँ रहते हैं? उसी घाट पर मामा जी की तरह तौलिया लपेटे खड़े रहते हैं। लेखक हमसे ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे सज्जन रूपी मामा जी तौलिया लपेटे घाट पर खड़े हैं, तो आज हम भी वही सज्जन रूपी मामा हैं, क्योंकि हमारा हर भारतीय नागरिक और वोटर वह सज्जन रूपी मामा है। क्योंकि चुनाव का मौसम आते ही कोई ना कोई आपके सामने आकर आपके भांजे बन जाते, आपके अपने रिश्तेदार बन जाते हैं। आप उन्हें अपना मान लेते हैं और उनके साथ आप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वोट दे देते हैं आप, जब आप प्रजातंत्र रूपी गंगा में जब आप डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपके मामा रूपी जो हमारे वोटर हैं, उन्हें उनके मुन्ना रूपी भांजा कहीं नहीं मिलता है और वह अपने वोट लिए हुए, अपने प्रजातंत्र के गंगा से निकले हुए, तौलिया लपेटे हुए, अपनी सारी समस्याओं का तौलिया लपेटे हुए वही घाट पर खड़े रहते हैं। और पुनः मुलाकात कब होती है? अगले 5 साल के बाद या नहीं भी। आखिर यहाँ पे हमारे लेखक हमसे कहना क्या चाहते हैं? बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं इस कहानी का, इस पाठ का पूरा सारांश। पाठ का सारांश लेखक ने इस तरीके से किया है, शुरुआत जो पाठ की शुरुआत है, लेखक ने इस तरीके से किया है कि एक सज्जन वाराणसी घूमने को आए और वहाँ उन्हें एक लड़का
मुन्ना ने भांजा बनकर सज्जन मामा जी को गंगा स्नान करने के लिए कहा और जब वे गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आए तो उनका सभी सामान, उनके वस्त्रों को उठाकर मुन्ना जी गायब हो लिए। स्नान के बाद सज्जन जी तौलिया लपेटे हुए उन्हें ढूंढते रहे कि मुन्ना कहाँ गया, हमारा मुन्ना कहाँ गया। हमारे लेखाश्री शरद जोशी जी ने उपयुक्त कहानी के माध्यम से सहारे से हम सभी पर व्यंग्य किया है कि हम सभी भारतीय नागरिक, भारतीय वोटर वाराणसी में गंगा स्नान करने वाले सज्जन मामा जी की तरह हैं और हम प्रजातंत्र नामक गंगा में डुबकी लगाते हैं। और चुनाव के समय हमारे सामने MP, MLA बनने वाले उम्मीदवार हमारे चरणों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं, पहचाना नहीं, हम आपके अपने हैं। और हम उन्हें अपना मानकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखकर उनके साथ चलने लगते हैं। और जब हम उनके सामने अपनी समस्या को रखकर उनके साथ चलने लगते हैं तो वे भांजे मामा, जो हमारे भांजे हैं, वो भांजे मुन्ना की तरह कुछ दूर हमारे साथ चलते हैं और हमारा वोट लेकर गायब हो जाते हैं। और हम अपनी समस्याओं का तौलिया लपेटे हुए 5 साल तक अपने इन्हीं भांजे रूपी MP, MLA, ग्राम प्रधान, सभासद आदि को ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह हमें नहीं मिलते और हमारी समस्या जस की तस रहती है, वह भी हल नहीं हो पाती है और हम वही समस्या रूपी तौलिया लपेटे हुए घाट पर खड़े रहते हैं अगले 5 साल बीत जाने तक के लिए। बच्चों की, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी जो किताबें हैं वो हमारी दोस्त हैं और उसके अंदर के जो शीर्षक हैं, जो टॉपिक हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और जिन लेखक द्वारा यह टॉपिक, यह शीर्षक लिखा जाता है, वह हमें संदेश देते हैं कि अब आप अपने घर से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको बाहर ऐसी समस्या मिलेगी। आप इस वक्त कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, आगे आपको भी एक सम्मानित नागरिक बनना है, एक समझदार वोटर बनना है, तो उसी के लिए यह पाठ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे ध्यान से समझिए और जानने का कोशिश कीजिए आखिर लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने आया है, जो उम्मीदवार आपके सामने आया है, उसे सोचिए, समझिए, तब अपना एक कीमती वोट उसे दीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि आओ कुछ जानें। आपको हमने इससे पहले अंक में एक प्रश्न दिया था कि अपने क्षेत्र के आप ग्राम प्रधान, सभासद, MLA, सांसद, इन सब के बारे में आप परिचय प्राप्त कीजिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानिए। बहुतों ने हमें बताया भी और अच्छा भी लगा। अब उसी को हम विस्तार रूप से बताते हैं कि हमारा देश क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि आगे हम आपको क्या बता रहे हैं। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश पर शासन करती है, जिसके संचालन का केंद्र होता है दिल्ली। यह आपने सामाजिक विषय में आपने पढ़ा है। और राज्य सरकार अपने अपने राज्य में शासन का संचालन करती है और उनकी भी अपनी एक राजधानी भी होती है। राज्य सरकार के अंतर्गत हमारी कई कार्यप्रणाली अर्थात कार्य व्यवस्था होती है, जिसमें से है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत कुछ पद आते हैं, जैसे ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक और सांसद। यहीं से बच्चों शुरू होती है हमारी ये कहानी का उद्देश्य कि आखिर हमारे शरद जोशी जी ने हमसे, जिसके हम मामा हैं, पाठ के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे
कि हमारे ग्राम प्रधान जी, सभासद और विधायक जी और सांसद जी के क्या कार्य हैं। तो कार्य उनके हैं कि हम सभी एक प्रजातांत्रिक, हम सभी के लिए एक प्रजातांत्रिक चुनाव रखे जाते हैं। उसमें हम सभी अपने पसंदीदा को वोट देकर या मत देकर उन्हें अपना उम्मीदवार चुनते हैं और उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी समस्याओं को समझे, सुलझाएं। जैसे इससे पहले हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे हमारे ग्राम प्रधान, सभासद, सांसद का कार्य क्या है, लेकिन उससे पहले ये हमारे पास आते कैसे हैं ये भी तो आप जानिए। तो उसी के लिए हमने व्याख्या किया था कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है, इसमें उम्मीदवार होते हैं और उनके लिए चुनाव रखा जाता है और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें वोट देते हैं और उन्हें चुनकर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में लेकर आते हैं। अपने क्षेत्र, अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए उनको उम्मीदवार चुनकर लेकर आते हैं। अब ये आता है कि हमारे उन सभी उम्मीदवारों के कार्य क्या हैं। जैसा कि प्रश्न में हमने कहा था कि आप प्रधान, ग्राम प्रधान, सभासद, सांसद, इनके व्यक्तित्व और इनके कार्य के बारे में परिचय प्राप्त करें। तो वो परिचय आपको कार्य का हम देते हैं। पहला परिचय है आपका ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है। हमने चुनाव दिया और चुनाव में हमने ग्राम प्रधान जी को अपने वोट देकर, कीमती वोट देकर उन्हें जिताया। अब उन्हें क्या कार्य करना है। तो ग्राम प्रधान का कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं उनको देखना, जिसमें आता है सड़क, विद्यालय, अस्पताल, खेत, किसान संबंधी समस्याएं। बच्चों ध्यानपूर्वक इसे देखिए और हो सके तो इसे आप लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। दूसरा हमारा चुनाव आता है सभासद का। सभासद ग्राम प्रधान के बराबर होता है, लेकिन यहाँ नगर क्षेत्र में आता है। जो सभासद हैं ये हमारे नगर क्षेत्र में हैं, ठीक है। हमारे जो राज्य हैं उसमें कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ नगर क्षेत्र में हैं। तो नगर क्षेत्र में सभासद का चुनाव होता है नगर निगम के द्वारा। इनका कार्य होता है अपने नगर निगम के अंतर्गत आए हुए मोहल्ला, वार्ड की समस्याओं को दूर करना, नालियों, गली, सिविल लाइन आदि कार्यों को सुचारू रूप से रखना। ये हमारे हो गए सभासद का कार्य जो ग्राम प्रधान के बराबर होता है। अब आते हैं विधायक जी। विधायक जो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य की राजधानी में स्थित विधानसभा के सदस्य होते हैं। सभी ब्लॉक क्षेत्र को उनकी समस्याओं को दूर करना, ये हमारे विधायक जी के कार्य हैं। और यही इस प्रश्न का भी उत्तर है जो हमने आपसे इससे पहले पूछा था। बच्चों हमारा जो पाठ है जिसके हम मामा हैं, वह जैसे कि पहले उसमें लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों पर एक गहरा तंज है, एक गहरी चोट है। उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति हमें जागरूक करना चाहते थे। तो हमने आपको पाठ के माध्यम से ये बताया कि हम वोटर कितने जिम्मेदार वोटर हैं, कितने जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हमारा एक मत हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सोच समझ के ही चुनाव करना चाहिए उम्मीदवार का। उनके कार्य कौन कौन से होते हैं यह भी हमने आपको अभी बताया कि हमारे जितने भी चुनाव होते हैं उनके कार्य क्या है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगामी जो चुनाव आपके सामने आएंगे, जब आप बड़े होंगे, जब आप चुनाव में आपको मत देने का अधिकार मिलेगा, तो आप ये जान सकें कि जिस उम्मीदवार को हम चुन रहे हैं क्या उसने हमारे क्षेत्र में वो सभी कार्य किया है या वह हमारे क्षेत्र में यह सभी कार्य कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना कीमती वोट दीजिएगा। अब बच्चों ये तो हमने पाठ के बारे में आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं भाषा की बात में। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा की बात में वाक्य। हम जानते हैं कि आप वाक्य के बारे में जानते हैं, लेकिन वाक्य का भी बहुत बड़ा विस्तार है बच्चों। तो समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं
वाक्य क्या है। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, एक लाइन जो अभी हम आपसे कह रहे हैं, ये भी एक वाक्य ही है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। समझ गए आप? अब वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होता है। एक होता है उद्देश्य, एक है विधेय। हम जानते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन पुनः इसे स्मरण कर लीजिए। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वहाँ उद्देश्य कहलाता है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष पर कहा जाता है, वो हमारा उद्देश्य है। अब उसके आगे, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। विधेय कि हम उस वस्तु के बारे में जो बता रहे हैं, उसके गुण के बारे में, अवगुण के बारे में, उसके भाव के बारे में जो हम उसे बता रहे हैं वह हमारा विधेय है। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण है, अनुराग टीवी देख रहा है। जो अनुराग है ये हमारा है अनुराग है। उदाहरण है, अनुराग टीवी देख रहा है। जो अनुराग है ये हमारा है उद्देश्य। टीवी देख रहा है, वह क्या कार्य कर रहा है, ये हमारा हो गया विधेय। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि वाक्य के अंकों के आधार पर, वाक्य के जो अंग हैं उनके आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य के कितने भेद किए गए हैं? दो भेद किए गए हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। लेकिन यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आएंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि आपके पाठ में अर्थ के आधार पर ही एक प्रश्न है। उसी प्रश्न को माध्यम बनाते हुए आपके सामने मैंने इसका विस्तार किया है, परिभाषित किया है वाक्य को। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते। कौन कौन से? पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। किसी वाक्य से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी कार्य के होने की स्थिति का उल्लेख होता हो, वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, विधान है। नकारात्मक वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने की बात कही जाती है उसे नकारात्मक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहा हो, उसमें हमने नहीं, मत, ना इन शब्दों का प्रयोग हुआ तो वह हमारा नकारात्मक वाचक वाक्य है। ये शब्द ये आपको बता दे रहा है कि नकारात्मक मतलब जहाँ पे नकार हो, नहीं हो, तो वो हमारा नकारात्मक वाचक वाक्य है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिससे पहले भी हमने बताया है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन से हैं? जिनमें हम कोई प्रश्न करते हैं, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये। अब उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कोई आज्ञा या आदेश का बोध होता हो वह आज्ञावाचक वाक्य है। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ आना जरूरी है, ये हमारा आज्ञावाचक है। हम उसे आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। हाँ, आप अंदर आ सकते हैं, ये हमारा आज्ञा है, अनुमति, आज्ञा। तो अभी हमने आपके सामने 4 वाक्य रखे हैं। 8 अर्थ के हिसाब से, हमारे अर्थ वाक्य के हिसाब से हमारे कितने थे? 8 वाक्य थे, है कि नहीं? 8 अंग थे। तो उसमें हमारे 4 हमने आपके सामने रखे हैं। 4 और हमारे हैं जिसमें आता है विस्मयवाचक वाक्य।
विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता हो वह विस्मयवाचक वाक्य है। जैसे अरे ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य। ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था। और घृणा, आपने तो बहुत ही गलत कार्य किया है। ये वाक्य हमारा क्या हो जाता है, विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें भाव का बोध होता है। जब हम वाक्य पढ़ेंगे उसमें उस भाव को हम ग्रहण कर सकें, उसकी कल्पना कर सकें। उसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामना व्यक्त की जाती है वह हमारी इच्छावाचक वाक्य होता है। हे प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, हे प्रभु हमारे देश को सुरक्षित रखिए, ये हमारी मनोकामना, आशीर्वाद और इच्छा के वाचक वाक्य में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह या संभावना होने की प्रकट हो। क्या? जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता हो वह संदेशवाचक नहीं, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेश नहीं, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। क्योंकि क्या वो हुआ है या नहीं हुआ, जिसमें अनिश्चितता का भाव आए तो वह हमारा होता है संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक वह वाक्य जिसमें कार्यों की सफलता या असफलता का संकेत होने का बोध कराता है, वह है संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ये हमारे हो गए आपके 8 वाक्य के प्रकार। अब आया हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है वो आपके अभ्यास पुस्तिका में है कि नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। प्रश्न था का मैं आजकल यहीं हूँ, नकारात्मक, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे थे। प्रश्नवाचक तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, विस्मय बोधक। इन्हीं प्रश्न के कारण हमने आपको वाक्य संरचना के बारे में बताया। इसका उत्तर लिख लीजिए। मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, क्या प्रश्न था, उसका उत्तर नकारात्मक में कर दिया हमने तो हो गया मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ। दूसरे का था प्रश्नवाचक, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अरे तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, विस्मय बोधक वाक्य। प्रश्न था तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, तो यहाँ पे हमने विस्मय बोधक में उसको बदल दिया। ये हमारा हो गया उत्तर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। आपके पाठ में कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 1, व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किस किस के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न है व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किस किस के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर लिखिए। व्यंग्य में लेखक ने मामा जी को भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना को MP सांसद कहा है। प्रश्न दूसरा, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है। उसका उत्तर, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन मामा जी की तरह है जो वाराणसी में तौलिया लपेटे जो यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है। इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है बाहर निकले तो सामान भी गायब और लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ की एक पंक्ति बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका
वोट लेकर गायब हो गया वाक्य से की जा सकती है। जो पहले अंक का था उसका उत्तर द्वितीय अंक में। प्रश्न चौथा, क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आश्रय है? इसका उत्तर लिखिए। इस वाक्य से लेखक का आश्रय है कि विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों एवं भारतीय वोटरों की कोई खोज खबर नहीं लेते और हम उन्हें 5 साल तक ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। ये बच्चों हमारे हैं प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए है एक असाइनमेंट। प्रश्न आपने उतार लिए होंगे प्रश्न उत्तर, अगर नहीं तो आप अपने ही हिसाब से अपने शब्दों में जरूर उत्तर लिखिएगा। असाइनमेंट आपका है कि प्रायः कुछ लोग किसी न किसी लोभ या किसी दबाव के कारण योग्य प्रत्याशी को अपना मत ना देकर अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। आप भी निकट भविष्य में अपने मत वोट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि कुछ सालों बाद आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आएंगे। लिखिए, आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर अपना मत वोट देंगे। आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अपने देश, अपने ग्राम और अपने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर कैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे, यह सभी अपने शब्दों में लिखना है। इससे पहले हमने बताया आपको कि ग्राम प्रधान के क्या कार्य हैं, सभासद के क्या कार्य हैं, विधायक के क्या कार्य हैं। ये आपने समझा है और कुछ अपने भी मस्तिष्क से, अपने भी दिमाग से आप सोचिए कि हमें क्या क्या चाहिए एक उम्मीदवार में, जो हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को और सुरक्षित कर सके और उसका विकास कर सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है आपके लिए गृह कार्य, जो बहुत ही आपके लिए आसान है। वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये वाक्य आपके पुस्तक में है, आपको ये करना है और बहुत ही आसान है। जैसे कि लिखा हुआ है, वही जिसके मामा है हम, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है, सही से लिखना है। वोटों की भाग गया लेकर पूरी पेटी, गा पहुँचे वाराणसी सज्जन एक, घा माधव विद्यालय गया से घर, ड शैली है गाना रही गा। अब आप इसको जब पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इसे शुद्ध कैसे करना, सही से कैसे लिखना है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? हम ये जानते हैं कि यह पाठ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि जो समस्या, जो व्यंग्य के माध्यम से हमें यहाँ पे हमारे श्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है पाठ के माध्यम से, वो आज के समाज की ज्वलनशील समस्या है। इस समस्या को हमें सबको मिलकर दूर करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना। अब हम आपको मिलेंगे अगले अपने नए पाठ के साथ, नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।